आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा। तो कैसे रिवर्स का रिवाइवल हो, कैसे रिजुवनेट की जाए हमारी नदियां, नदियों पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से पानी की जो हमारे रिवर्स हैं, हमारी देश भर में जो नदियां हैं, उनकी पानी की क्वांटिटी और क्वालिटी पर ध्यान देने की जरूरत है। किस तरह की होलिस्टिक पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे कि रिवर्स का रिवाइवल हो चुके, क्योंकि वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो जो राज्य है उन पर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि रिवर को संभालने की, उनको संजोने की, उनका संरक्षण करने की। इसमें कई पहलू हैं कि भारत में जो रिवर के स्ट्रेचेस हैं, वो जो मॉनिटर हमारे पास इस समय रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन 1822 हैं, उससे भी ज्यादा है। पॉन्ड्स और लेक को भी मॉनिटर किया जा रहा है। इसी वजह से हम पता लगा पाते हैं कि हमारे रिवर्स के जो स्ट्रेचेस हैं, करीब ये कहा जा रहा है कि 351 पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस हैं, मतलब कि ऐसे हिस्से हैं नदियों के 350 से ज्यादा जो कि पोल्यूटेड है। और बहुत करीब करीब ये भी कहा जा रहा है कि 45 से ज्यादा ऐसे हिस्से जो बहुत बुरी तरह पोल्यूटेड है। इसकी वजह क्या है? क्या हमारी सरकारें, प्रशासन, राज्य सरकारें नाकाम रही अनट्रीटेड वाटर को अपनी नदियों में डाल रहे हैं? क्या ये एक बड़ी वजह है कि हम उसको नहीं रोक पाए कि अनट्रीटेड वाटर रिवर्स में ना जाए, हमारी नदियों में ना जाए? कहाँ समस्याएं हैं, पॉलिसी लेवल पर क्या चैलेंजेस हैं? इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं नालंदा यूनिवर्सिटी से, राजगीर से सीधे हमारे साथ मौजूद हैं सोमनाथ बंदोपाध्याय। प्रोफेसर सोमनाथ बंदोपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, गुड इवनिंग पूर्णिमा जी। जी, हैप्पी टू बी हियर। हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बने। प्रोफेसर सोमनाथ, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब रिवर्स के रिवाइवल की, उसके रिजुवनेशन की बात आती है तो समस्या कहाँ आप देखते हैं? एक चीज तो हमें समझना पड़ेगा कि जब हम रिवाइवल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हम मान के चल रहे हैं कि आज की जो स्थिति है वो बहुत खराब स्थिति है। जी। तो ये स्थिति कैसे पैदा हुई, इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी लेने की जरूरत है। और जब हम इसकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं तो कई सारे मुद्दे आ जाते हैं, लेकिन जिसे हम एक कुछ हिस्सों में बांटना चाहेंगे कि व्हाट आर रिवर्स, नदियां है क्या, नदियां को हम किस नजरिए से देखते हैं। नदियां क्या महज एक नाला है जिसमें से पानी बहती है, या उससे ज्यादा आगे कुछ है? अब जब हम इसके बारे में सोचते हैं तब हमें इसके साथ जो जुड़ा हुआ पहलू है वो आ जाती है। वो है कि ये एक इकोसिस्टम है, एक इकोलॉजिकल सिस्टम जो अपने आप में एक उसकी जो एक सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टीज कह सकते हैं उसके अंदर है, जो लाइफ को इसमें पाल सकता है। कि इसमें सिर्फ पानी तो नहीं है, गंदा हो या साफ हो, हमें तो सिर्फ पानी दिखती है नदी में, लेकिन आगे चल के हमें यह जानना जरूरी है कि पानी के अलावा और क्या है इसके साथ। तो जो इसके साथ जुड़ा हुआ है उसमें बहुत बड़ा मुख्य एक चीज है, वो है सेडिमेंट्स। और ये सेडिमेंट्स जो है वो बाकी के जो यूरोपियन और अमेरिकन नदियों की तुलना में हमारी यहाँ की जो नदियाँ की सेडिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए सिर्फ एशिया से लगभग 80% से ज़्यादा सेडिमेंट्स रिवर्स के समुद्र की तरफ जाती है। और उसकी वजह यही है कि क्योंकि ये सारे नदियाँ हिमालय से निकल के आती है, और हिमालय जो है वो लगभग 200-250 मिलियन ईयर्स पहले समुद्र की एक बेड हुआ करता था। सो ये अनकंसोलिडेटेड माउंटेन रेंज है जहां से ये जो नदियां निकल के आती है उसके साथ सिर्फ पानी तो नहीं, उसके साथ बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स धुल के आते हैं। और यही कारण है कि जब ये सेडिमेंट्स पहाड़ी इलाके से उतर के हमारे प्लेन्स में आती है तो ये फ्लड प्लेन्स बनाती है। और ये फ्लड प्लेन्स इतनी नरिशिंग है, इतनी फर्टिलाइज्ड है, तभी यहाँ पे जो सिविलाइजेशंस कह लीजिए, जो गैंजेटिक सिविलाइजेशंस हैं, इंडस सिविलाइजेशंस हैं, या कि
यांगसी सिविलाइजेशन है, ये सारी सिविलाइजेशंस के कारण यही है कि ये एक फर्टिलाइजर के रूप में हमारे यहाँ पहुंचती है, और यही फर्टिलाइजर एवरी ईयर रिन्यूड होती है। तो हम जब देखते हैं कि पानी बह के आ रही है, ये सिर्फ पानी नहीं है, पानी के साथ सेडिमेंट्स है, और ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन वाटर एंड सेडिमेंट्स, इसके कारण इसके अंदर प्लैंकटन हो, बेंथोस हो, प्लैंकटन मतलब जो भी लाइफ फॉर्म्स है जो पानी के अंदर रहते हैं, या बेंथोस है जो पानी के नीचे ज़मीन पर रहते हैं, या उसी के कारण फिश आती है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें एक लाइफ सिस्टम के निर्माण करती है, और ये लाइफ सिस्टम हम नहीं देख पाते, हम सिर्फ देखते हैं इसमें पानी। अब जब हम इसमें सिर्फ पानी देखते हैं तो इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये पानी के 3 पहलू है कि पानी, एक तो हम जो साफ साफ देखते हैं वो है कि ऊपर से नीचे तक पानी बहती है, कि पहाड़ी इलाके से समुद्र तक पानी बहती है, ये हमें साफ दिखती है। और इसी कारण ज़्यादातर लोग जो सोचते हैं कि इस पानी को किस तरह से रोका जाए, रोक के हम उसमें से पानी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसी कारण से हम बांध लगाए जाते हैं, कि बांध के कारण यही होती है कि हम पानी को किस तरह से ज़्यादा समय तक रोक सकते हैं। अब ये एक डायमेंशन है पानी की, वाटर की फ्लो की, और ये वाटर फ्लो हम रोकने की कोशिश करते हैं थ्रू डैम्स, और ये काम हमने काफ़ी समय से किया है, बट दैट इज़ नॉट द मेजर, दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। बट इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है और भी 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, और ये 2 प्रॉब्लम्स हैं जो हम अभी धीरे धीरे और समझ में आ रहा है हमारे। एक कि ये जो नदी है, वो नदी के विस्तार कितनी है, वो एक अभी जिसे हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं, अगर आप बरसात के समय देखें तो नदी कम से कम 1 किलोमीटर चौड़ा होगी अपनी मिडिल स्ट्रेचेस में, कई जगह पे हमारे यहाँ पे बिहार के एरिया में तो काफ़ी चौड़ा है। तो एक अगर ब्रिज बनानी हो तो बहुत लंबा ब्रिज बनाना पड़ता है। तो दैट इज द विड्थ ऑफ अ रिवर, और यही रिवर अगर हम समर्स में देखें तो बहुत छोटा हो जाता है। तो हमें लगता है कि ये सारा ज़मीन जो है ये तो बेकार का है, तो इसमें हम खेती भी कर सकते हैं, इसमें धीरे धीरे बस्ती भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे वो बस्तियां और घना होता जाता है, और हमारे सिटी या अर्बनाइजेशन भी हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे बड़े बड़े शहर जो है वो नदी किनारे ही बसी हुई है, और वो एकदम से नदी से सटा हुआ है। तो ये जो है वो नदी को रोकती है साइडवेज फैलने में। तो नदी ना आगे बढ़ सकती है प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स, नदी न साइडवेज फैल सकती है बिकॉज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एम्बैंकमेंट्स दैट वी हैव क्रिएटेड। और ये एम्बैंकमेंट्स हो कई जगह पे तो घाट्स है, पुराने ज़माने में घाट्स हुआ करता था, लेकिन वो छोटे छोटे इलाके में थे। अभी ये काफ़ी व्यापक स्तर पे हो रहा है कि हम एम्बैंकमेंट्स लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ज़मीन चाहिए, और वी कैन नॉट अलाउ द रिवर टू स्वेल दैट मच, बट दैट इज़ अ नेचुरल थिंग। ये स्वेलिंग नहीं होता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। सो रिवर कैनॉट रियली मूव, ये रिवर इज अ कंस्ट्रेंड राइट नाउ। So that is the number 2. Number 3 is something that we are yet to understand, which is the increased extraction of groundwater. बहुत ज़मीन के नीचे से जब हम पानी निकालते हैं तो वो पानी कहाँ से आती है? वो सरफेस वाटर ही है जो ज़मीन के अंदर जाती है, और वही पानी हम जब नीचे से निकाल देते हैं तो क्या होती है, एक हाइड्रोलिक सक्शन टाइप बन जाता है कि हम नदी से ही पानी निकाल के, वो सीधे नदी से नहीं निकाल के हम बगल से सारे फ्लड प्लेन में बहुत सारे बोरवेल्स लगा के उसमें से पानी खींच रहे हैं। तो इसी कारण देखा जाए जितनी वेटलैंड्स हैं, जितनी सारे फ्लड प्लेन के ऊपर पॉन्ड्स है, लेक्स हैं, ये सारे सूखते चले जा रहे हैं। ये सारे सूखने के कारण दोनों हैं, एक फ्लडिंग रुक रही है, और दूसरे इसके साथ साथ हमारा ग्राउंड वाटर टेबल भी निकल के आ रही है। तो ये जो 3 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं हम, एक ऊपर से नीचे तक, दूसरा साइडवेज, और तीसरा जो अंदर जा रही है, ये तीनों जो है
ये तीन हम एक साथ में हम वी हैव क्रिएटेड ऑब्स्ट्रक्शंस और इन अ वे वी आर चोकिंग द रिवर्स and this choking of the rivers need to be addressed. So the rivers need to be able to breathe. The rivers should be able to breathe now, and rivers should be given that room, that space. So that is how the room for rivers. This is a very strong concept in the Netherlands, but this is something which is very appropriate even in our context here in India. तो ये आपने 3 डायमेंशंस की बात की प्रोफेसर सोमनाथ की, किस तरह से रिवर का स्ट्रेच है, उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, उसकी डेप्थ है, वो हमें कंजर्व करना है, उसको बचा के रखना है। लेकिन जब रिवर की रिवाइवल की बात आती है तो रिवर में जब हम चर्चा कर रहे हैं कि सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको कैसे बरकरार रखा जाए, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपने जिस विषय को उठाया कि फ्लड प्लेन्स का जो एनक्रोचमेंट होता है, हम चाहे दिल्ली में यमुना का देख लें तो बहुत बड़ा हिस्सा यानी बहुत बड़ा हिस्सा एनक्रोच्ड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 959 हेक्टेयर्स। यमुना का स्ट्रेच इतना ज्यादा है नहीं दिल्ली में, लेकिन एनक्रोचमेंट का हिस्सा बहुत बड़ा है। इसी तरह गंगा पर भी बात आती है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश या बिहार, बहुत बड़ा हिस्सा नदियों का एनक्रोच किया हुआ है। वो भी एक चैलेंज आता है गंगा के रिजुवनेशन में, गंगा के क्लीनिंग में की जो बस्तियां बस गई हैं नदी के फ्लड प्लेन्स में, वेटलैंड्स पर, वो वहां से कचरा भी डालती हैं। एक तो उन्होंने वो जगह ले ली नदी की, दूसरा वहां से वो जो कचरा डल रहा है नदी में सीधा जा रहा है, तो वो भी नदी को पोल्यूट कर रहा है। जो रिवर के हम बात कर रहे हैं कि 350 से ज्यादा रिवर स्ट्रेचेस जो हैं वो पोल्यूटेड हैं और करीब 45 से ज्यादा बहुत ही पोल्यूटेड स्थिति में हैं। तो उनमें कितना जिम्मेदार है ये एनक्रोचमेंट? हाँ, देखिए, एक जो मैं बता रहा था कि अगर नदी को हम सिर्फ पानी के एक सोर्स की तरह से देखा है तो वो एक हिस्सा है, लेकिन वही हिस्सा हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है बिकॉज ऑफ अनदर रीजन कि हम यहाँ से पानी निकाल रहे हैं, नदी से हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे कि मैंने बताया कि अगर ग्राउंड वाटर भी खींच रहे हैं वो भी इन अ वे इनडायरेक्टली नदी से ही खींच रहे हैं हम पानी। सो वाटर की एब्स्ट्रैक्शन हो रही है। अब ये एब्स्ट्रैक्टेड वाटर किस तरह से एलोकेट हो रही है, कौन इसे ले रहा है और वो कितना जिम्मेदारी से इसकी स्टीवर्डशिप कर रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो वहां पे आ जाती है रोल ऑफ गवर्नेंस। और इस गवर्नेंस की जब बात करते हैं तब द इशू इज समथिंग लाइक दिस। एक तरह से तो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, हम लीगल एस्पेक्ट पे चर्चा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि वाटर की जो एलोकेशन है उस एलोकेशन को स्ट्रीमलाइन करना है, सही करना है। और इस कितना पानी कौन निकाल सकता है, कैसे निकाल सकता है, और उस पानी को किस तरह से उपयोग करे और वो किस तरह से पानी को वापस करे। All of these things have to be governed by rules and laws. तो मैं कहीं से भी पानी निकाल लूँ उसका तो एक I have to be responsible. So corporate responsibilities आ जाती है. Then there are rules and laws for what is the quality of water that must be going back into the river. So वहाँ पे हमारा जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस क्वालिटी के पानी हमने लिया है उसी क्वालिटी के पानी हम वापस करें। तो हम किस क्वालिटी का पानी हम नदी में डाल सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि एक जगह से मैंने पानी निकाला और फिर पानी उसी नदी में डाल दिए, तो नीचे डाउनस्ट्रीम एरियाज में फिर वो पानी खींचा जाएगा और फिर वो पानी की इस्तेमाल होगी और डाला जाएगा। सो देयर इज एन इशू बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम यूज ऑफ वाटर। सो देयर इज ऑलवेज एन इशू बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम गवर्नेंस यूनिट्स। तो हमारी कंट्री में ये इशू तो बहुत लंबे समय से होते आ रहा है। देयर आर, एज यू राइटली सेड, दीज आर ऑल स्टेट इश्यूज। सो स्टेट हैज कंप्लीट पावर ओवर वाटर रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज। सो एंड लैंड एंड वाटर, एज आई वाज एक्सप्लेनिंग, आर लिंक्ड टुगेदर। सो स्टेट्स have the responsibility and also the onus of maintaining that water. Now the question is, here is a state which is on the upper riparian zone and here is another state on the lower riparian zone. So what is the relation between these two? What governs
कि हम आप ऊपर के राइपेरियन जोन पे हो तो आप कितना पानी निकाल सकते हो, और हम लोअर राइपेरियन में हैं तो हम कितना पानी निकाल सकते हैं। एंड नॉट जी ओनली दैट, इट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ कि कभी सूखा पड़ गया, देन हाउ मच वाटर कैन आई टेक, कभी बाढ़ आ गया, देन हाउ मच वाटर कैन आई टेक, देन, और कभी आपके जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो इस पानी को कितना गंदा बना रहा है या साफ बना रहा है, सो दैट आई गेट समथिंग ऑफ अ particular assured quality. So there are rules that are required to be developed and organized around how much water to be abstracted as a proportion of water that is available in the river in a given year, given the climatic situation. और आज की जो क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन आ रही है इसमें तो और भी ज्यादा जी इंपॉर्टेंट हो रही है. So जी we have to really understand ki how much, what is the proportion of water that the upper riparian can take, and what is the proportion then that is left for the lower riparians. And it is not just quantity but also the quality. So these are things that need a very strong level of negotiation and understanding. And finally, there has to be a covenant that guides how much, what is the method through which different states are going to manage water. And of course, the central government is there to sort of ensure that there is a working system through which the federal structure in this country has a right. Otherwise, what will happen is we'll see the situation like what we see in Kaveri, for instance. जी It goes on and on for decades, and there is no जी end in sight. And by the time there is some kind of a judgment coming in, the river characteristics have changed, the demands have changed. So it has to be a much more dynamic system. So the current system of management wherein the states are doing their stuff and the center is just adjudicating, in the sense that, okay, you will come to us and we'll create a tribunal and we will try and work out how much to be given. That I don't think is a fair way. We have to think again afresh and see how the states can come together, negotiate a treaty in a way, and a covenant, so that they are in a position to identify example. The European Union, for instance, Europe is very much a federation of different nations. And before the European Union came into existence, there were all these water-related issues. So there are inter-country rivers, and these rivers had their own problems of both quantity and quality. But the moment European Union came into being, and the first one of the major laws that came up was the European Union's Water Framework Directive. And the Water Framework Directive is a small, sharp document of only about 40 articles. And that is something which has developed over the years, but in a way has really demarcated what should the different riparian states do and don't. So the responsibilities and how they're going to manage, these are all documented very well, and they're held to account. Now the question is, as you rightly mentioned again, there are some 1800 odd monitoring stations. So we have the capability now to generate data. We have the capability now to really look at enforcing how much, what is the quantity and what is the quality of water, and not just water. As I again mentioned, in Indian system, we have to think in a much more holistic manner. We have to think about the sediments, we have to think about biodiversity, we have to think about people and their aspirations, and therefore it is much more complex, but it is a doable thing, and we have to move in that direction. Okay, you've talked about a lot of things that we need to learn from the European model also, as far as quantity and quality of water of our rivers is concerned. इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, रिवर्स को जब कोई भी सीवेज डाला जाता है रिवर में, तो वो नदी को बहुत नुकसान करता है. म्यूनिसिपैलिटीज की जिम्मेदारी होती है कि वो रेजिडेंशियल एरिया का जो भी सीवेज है उसको ट्रीट करके फिर उसको डालें, जबकि इंडस्ट्रीज को खुद ही ट्रीट करना होता है. इसके अलावा जो जीएसटी में जो सेस रिपील किया गया उस पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत पोल्यूट करता है नदियों को. अगर हम गंगा की बात करें तो
कानपुर में एक स्ट्रेच है जहाँ बहुत सारी टैनरीज हैं, बहुत सारी चमड़े की फैक्ट्रियां हैं, वो कचरा डाल रही हैं ट्रिब्यूटरी में गंगा की, वो आके जब गंगा में मिलता है तो गंगा को गंदा कर देता है। वो स्ट्रेच, मतलब उस पर स्ट्रिक्टनेस कितनी लाने की जरूरत है, या फिर हरियाणा से पानीपत या सोनीपत का इलाके में अगर वहां से सीवेज गिर रहा है या अनट्रीटेड वेस्ट गिर रहा है यमुना में, वो आकर यमुना को बहुत गंदा कर रहा है, ऐसे कई स्ट्रेचेस होंगे। तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको लेके आपने यहाँ यू टॉक्ड अबाउट लॉट ऑफ पॉलिसीज वी नीड टू रीलुक एट द पॉलिसी लेवल। So what do you think is a way out to resolve this industrial pollutant issue? Absolutely. I think it's a very important question because we have to look at our management of environment from a development perspective. So there are developed nations with very large industries who can be held to account, and they can be really be pushed to control pollution in a big way. So that's a possibility. But in our case, in India, we have small, micro, medium industries, and which are very small, largely in the informal sector. You talked about Kanpur. Kanpur में तो बहुत सारे tanneries, इतने छोटे छोटे, these are all household industries. Now, expecting that all these small industries are going to manage their waste is simply not a right thinking. So one has to think how to aggregate and how to organize the waste in a way so that our objective is to ensure that the wastewater does not go into the river and pollute the river. Now, this is something that, again, here I would say that we can bring up the example of what Gujarat has done. Gujarat actually industrialized with small scale industries, and these small scale industries were actually organized in industrial estates where there are at least 200-250 industries in each of these industrial estates. And then what happened? They created something called the common effluent treatment plants. And in some cases, the common effluent treatment plants were set up by the industrial association. In some other cases, these were independent, yet another industry who comes in and sets up this industry and says that, okay, every small unit will give their waste to me. And there is a price allocated for each and every unit of waste that it receives, both quantitative and qualitative. So that's how the entire waste from that industrial estate can be collected in a common effluent treatment plant and managed properly. So you achieve economies of scale once again. And in that case, it is not only becoming more efficient, but it can also lead to a situation where your management of this environmental issue becomes even more simpler, because the management is taken over by the industrial estate. So the pollution control board needs to only understand that, okay, here is the agency which is actually taking it and actually releasing this much amount of waste in the water. So all that they need to look at is, are there people who are bypassing the common effluent treatment plant? That's number one. And they have to ensure that if this common effluent treatment plant is working properly, that's number two. So the legal system, the monitoring system, the inspection system, all of this can be streamlined and made much more better in terms of how we can manage with small scale industries, which is the real issue in large parts of the country. Now coming to your maybe the municipal dimension. The municipal dimension is something where you have to look at the sewage treatment plants. Again, we have created a very large number of sewage treatment plants in this country. Almost every city has quite a few, very large ones. Now the difficulty is that there are two things happening. Number one, we have sewage treatment plants, and number two, now we have household toilets. So thanks to the Swachh Bharat Abhiyan. But the missing link is still the pipelines that carry the sewage from the households to the sewage treatment plants. And this is the missing link. And it is not just a missing link in small cities like in Rajgir, what we have here also. I think they have done
much better. The progress is quite good. But if you look at even Delhi, I think almost half of Delhi does not have a proper sewerage system. So that's something that we need to fix as the next step of Swachh Bharat Abhiyan. Hello. आपने गुजरात मॉडल की बात की कि गुजरात में एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की बात आपने की, म्यूनिसिपल वेस्ट की आप बात कर रहे हैं कि म्यूनिसिपल वेस्ट की जब बात आती है तो कहा जाता है कि टॉयलेट से जब सीवरेज सिस्टम के थ्रू एसटीपीज में सीवेज जाता है तो या आप सही कह रहे हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि ये द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफी पार्शियल है आज की तारीख में। सो ऑन द वन हैंड वी हैव लार्ज sewage treatment plants, and on the other hand we have household toilets. So but there is this missing link between the sewerage pipelines that connect the household toilets to the sewage treatment plants. In large cases, that is the missing link. And unless this missing link is solved, it is going to be very difficult. Again, देखिए, अगर दिल्ली जैसे शहर में आधा से ज़्यादा आबादी अगर उनके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं जाती है तो कहीं ना कहीं तो जाती होगी। तो वो कहीं ना कहीं कैसे जाती है, वही हमारे अड़ोस पड़ोस के नाला से, नजफगढ़ नाला है और भी कई सारे नाला है, दे आर क्वाइट नोन कि कहाँ से निकल के जाती है और किस तरह से वो जमुना में जाके गिरती है। एंड सो दैट इज द सिचुएशन दैट वी आर इन। सो वी हैव टू फाइंड अ वे of how to manage the sewerage, not just as a infrastructure issue, but we can also think in terms of how to manage it better through a more decentralized approach. जी, तो कई तरह के जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि क्या हमें रिवर हेल्थ प्रोग्राम्स की जरूरत है, आपको क्या लगता है? See, river health programs is a very important thing. आज की तारीख में अगर हमारा लाइफलाइन देखा जाए, हमने शुरुआत किए थे, उसी समय कह रहे थे कि हमारी जो सभ्यता है, हमारा सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन रिवर्स। सो अगर हमें if we have to go back and really take charge of our civilization once again, we have to think in terms of how we are connected with the rivers. So Ganga, we are today not in a situation where we can even contemplate that Ganga can also be polluted. Ganga can also be, there can be a dry stretch in the Ganga. Now, these are things that are happening in front of our eyes. And in spite of a lot of money that is being spent, a lot of infrastructure creation that is happening. So what is required is, as I said, there are some immediate tasks that need to be done. Tasks like
taking encroachments out. Maybe that requires a law of river zonation. So some kind of river zonation laws were in the works, which never actually happened, like coastal zone regulation. There was some talk about river zone regulations, which is required for a short term. We have to think about some stretches at least where the river can actually breathe, where the river can actually feel free and flow freely. So that is something that we have to think about. Number two, we have to think about engaging the youth of our society, and how can the youth come in and participate in river revival. And this is where some interesting work is already happening of youth going around, uh, crowdsourcing of data with their mobile phones. They're just taking pictures of outfalls, they're taking pictures of where water is being taken, and they're just taking pictures of what they think is an environmental issue. And these are things that are now being held together. And this crowdsourced data is providing us with real-time evidence of what is happening and what is not happening. And then that helps us understand what should be the steps taken. So it is very difficult now for an industry to actually release wastewater surreptitiously or clandestinely. So that is something that can be managed through the participation of local youth. जी, तो कई तरह की प्रोफेसर सोमनाथ प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, उसको लेकर गंगा की पर अगर चर्चा करें तो वहां भी काफी दिक्कतें आती हैं, या दूसरे राज्यों की भी हम बात करें कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि अब जो लोग वो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं दबंग टाइप के होते हैं, अब ये भी लॉ एंड ऑर्डर की भी वहां इश्यू आ जाता है। तो अगर ऐसी कोई फॉर्मूला डिवाइस कर लिया जाए, जिस तरह की आप पॉलिसी लेवल पर बात कर रहे हैं, कि क्योंकि जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हो सकता है उनको भी कई तरह के चैलेंजेस आते हो इनके इम्प्लीमेंटेशन में, कि किस तरह के वो लोग हैं जो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं और कुछ उसमें कचरा डाल रहे हैं। लोकल लेवल पर आप कहाँ तक इस तरह के दबंग लोगों के पीछे जाएंगे, तो ये भी एक प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं। तो ऐसे में क्या जो आप बात कर रहे थे कि जीएसटी से जो has repealed the cess paid by industries for water use and it needs to be corrected, what sort of corrections do you think should take place? See, एक चीज तो है कि मैं दो पहलू बताऊंगा। एक, लुकिंग एट योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वहां पे ये है कि ओके, आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे दबंग टाइप के लोग हैं जिसको कंट्रोल करना फ्रॉम अ लीगल सिस्टम इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट, बट दिस इज वेयर सोशल मीडिया एंड दिस इज वेयर यूथ कैन कम इन. सो नेमिंग एंड शेमिंग of industries is something that is quite possible these days, and that actually hurts. So if an industry is doing something wrong, I think in the long run or even in the medium run, it is going to face a lot of difficulty if it is not getting the right kind of image, if it is not creating the right kind of image. So that's certainly something that can be done by the people. Coming to the legal part of it and coming to the regulatory part of it, yes, it is a question, as I was mentioning. So if there are situations of common effluent treatment plant where there are small industries which can actually offload their waste of a certain quantity and quality by paying a certain amount of tipping fee, and that is a fee that is provided to ensure that their waste is taken care of. So that is something that can be made much more systematic and actually encouraged. So, okay, we are not getting the cess right now, okay, but there can be other methods by which the externalities, as we say in environmental economics, can be internalized into the economy. So what is the value of the nuisance that you are creating? So that value, even after maybe complete treatment, there should be a certain value attached to it. That is a value that has to be given to society. And it is not just the corporate social responsibility like thing, but it is something which goes beyond that. And therefore, it is something that the companies need to be aware that they have a responsibility while taking in inputs like clean water. It cannot come free.
So that's the price to be paid for that. And if they are sending out wastewater, that is also cannot be free. There has to be a price attached to it. So there has to be a certain amount of money that has to be allocated for both. And this is the business change that is required. And maybe there is a graded system where small industries pay a small amount, medium industries and large industry pay a consecutively larger amount, maybe because of the quantity and quality of the resources that is taken in and thrown out. So it's possible. Okay. So before we conclude, I would like to ask you what sort of holistic policies that need to be framed and implemented in order to maintain the environmental flow of our rivers and save it from the industrial waste and from the municipalities which are dumping untreated waste into the river. I think there are three things that I would suggest. One is not to see the rivers as just water. So it has to be seen as an ecosystem, as a live ecosystem, and that is something that is, we have, as a culture, we have looked at Ganga as an entity, as a mother. So that is something True. as an individual we have to really revive and we have to really work on that. So how can this individual begin to take breath? So you can start breathing, you are not choking it off. And that is where a lot of research is required, a lot of engagement is required. So in most places what you see is you have the cities have actually turned their back on the rivers because the rivers are seen more like drains, which is really draining off, and that's again the English word is drain. So drainage True. system means it is taking away the wastewater, and therefore many of the cities have actually turned its back on it. So we have to turn towards the rivers and again sit in the river and actually feel that this we are part of it, we are nourished by the river. So how can we bring back the cultural connect? And that cultural connect will come only when we have a much more deeper understanding from a social and scientific perspective. Expansion of our science and social one. Number two, we have to have short-term measures. Like I was saying, we need to clear off some of the bottlenecks, the type of encroachments that you talked about, say for Yamuna, and the same is true for most rivers in this country. So we have to have some zoning laws, we have to clear up the encroachments, we have to have some methods, so strong arm methods to ensure that there are some parts of the rivers which are allowed to, where the river can flow much more freely. That's number two. And number three, over a long period of time, this is where we have to think in terms of a much more holistic atmosphere where different states can actually think in terms of how much is their total requirement of water, how much is it that they are going to put back the wastewater, what should be the quality. So each and every state has to have a different understanding and what are they doing. So if the upper riparian states are actually protecting their watersheds, shouldn't the lower riparian states actually compensate them and say that, okay, this is something that we are managing the watershed and that watershed management is actually helping us and therefore we recognize it, we value it and we participate and we contribute to it. So that is something that has to come as a negotiated settlement or as a covenant of different states coming together. Like we have the GST Council, it is time to have something like a Indian Rivers Council or Rivershed Council or something of that kind. So where the different states have to really come together and work it out. And that is something where the state can, where the center can take a lead and can actually help it through. So that is something which is the long-term solution. जी, आप जिस तरह बता रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल की तरह हमारा रिवर काउंसिल होने की भी जरूरत है क्योंकि नदियों की जो स्थिति है उसको हम समझ नहीं पा रहे, शहरों ने उसे एक तरह से इग्नोर कर दिया है और हमारी नदियां डंप करने के लिए अनट्रीटेड वेस्ट नाले नहीं है। एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है म्युनिसिपैलिटीज में भी कि रिवर में जो आप अनट्रीटेड वेस्ट डाल रहे हैं, एक जगह ट्रीटेड डाल रहे हैं, एक जगह अनट्रीटेड डाल रहे हैं, तो वो वापस गंदा कर रहे हैं, फिर उसको पीने योग्य बना रहे हैं, मशीनें लेकर आ रहे हैं, पानी साफ कर रहे हैं। मतलब टैक्स पेयर्स के पैसे का भी नुकसान है, मैन पावर का भी आप उसमें नुकसान कर रहे हैं और पहले ही अगर अनट्रीटेड पानी को नदी में डाला जाए, एक तरीका आपने जिस तरह बताया कि चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात हो
तो गुजरात मॉडल से हमें कुछ सीखने की जरूरत है, यूरोपियन मॉडल की आपने बात करी, उनसे क्या सीखने की जरूरत है, नदियों का जो लेंथ है और जो उसकी विड्थ है और जो उसकी डेप्थ है उसको कंजर्व करने की जरूरत है। एनक्रोचमेंट के लिए नहीं है, वेटलैंड्स या फ्लड प्लेन्स, उस पर नियंत्रण लाने की जरूरत है, किस तरह की पॉलिसीज लाने की जरूरत है कि ये जो नदियों में एनक्रोचमेंट हो रहा है इसे रोका जा सके, किस तरह की ताकतें दी जाने की जरूरत है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे प्रशासन हो, कि किस तरह से नदियों के जो फ्लड प्लेन्स हैं या वेटलैंड्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। तो तमाम पहलुओं पर जिस तरह से आपने विस्तार से चर्चा की, अभी हमारे इस कार्यक्रम को यही कंक्लूड करना होगा, लेकिन ये विषय बहुत लंबा है, इस पर लगातार चर्चा हो सकती है, इसके अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हो सकती है कि किस तरह से रिवर की पानी की क्वांटिटी और क्वालिटी को बरकरार रखा जाए। हमारे रिवर के पानी है उसको हमें साफ स्वच्छ रखने की जरूरत है, क्योंकि रिवर्स को सेक्रेड माना जाता है, लेकिन जिसको हम सेक्रेड मान रहे हैं उसमें मल डालना नहीं चाहिए। और अगर म्यूनिसिपैलिटीज ऐसा कर रही हैं तो उस पर हमारे जो यंग जनरेशन है वो बहुत इस दौरान काफी एक्टिव है, उनके पास स्मार्टफोन्स भी हैं, तो एक कैंपेन चलाए जाने की एक इस तरह की जरूरत है कि मास लेवल पे एक अवेयरनेस आए और लोग पानी को, अपनी रिवर्स को बचाने की कोशिश में लगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सोमनाथ बंदोपाध्याय हमसे बात करने के लिए, और राजगीर की नालंदा वर्ल्ड रेनाउंड यूनिवर्सिटी से आप हमारे यहाँ जुड़े हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, धन्यवाद।